डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी से मैं डॉक्टर सुधीर कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आज समावेशी शैक्षिक सूचनाओं के अंतर्गत शिक्षा की भूमिका के संदर्भ में चर्चा करेंगे। शिक्षा की कौन कौन सी भूमिकाएं हैं और उसमें आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जिसमें हम शिक्षा के महत्व पे बात करेंगे। शिक्षा के विविध स्तर जो प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्टेज में जो अलग अलग स्तर हैं शिक्षा के, वो कौन कौन से हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। अर्थात तो ये जो स्तर हैं इनके अंतर्गत कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं। साथियों, पहले हम पढ़ते हैं पूर्व प्राथमिक अवस्था। जो पूर्व प्राथमिक किसको कहते हैं? अर्थात जो प्राथमिक के पहले हो। चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या है कि शिक्षकों की कमी है। ऐसे शिक्षक जो ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड मतलब वेल ट्रेंड टीचर्स की कमी है। जो सामग्रियां हैं, शैक्षणिक संसाधन, उनकी उपलब्धता में भी कमी है, जो हमारे अंतर्गत चुनौतियां आती हैं। खेल से सामग्री से संबंधित भी अभाव है, बाल विकास की समझ का अभाव है। अर्थात जो टीचर्स अपॉइंटमेंट जिनका हो भी रहा है, बाल मनोवैज्ञानिकता के संदर्भ में उनकी समझ उतनी उच्च नहीं है जितनी कि वर्तमान समय में शैक्षिक परिवेश में आवश्यक है। अब हम प्राथमिक शिक्षा की चुनौतियों के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि वो पूर्व प्राथमिक था, ये प्राथमिक स्तर है। तो इसके अंतर्गत विद्यालय में सेम वही शिक्षकों की कमी है। शिक्षा की गुणवत्ता पे भी बात की जा रही है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो क्या है, वो भी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुपात। जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, उसके संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसका अनुपात का जो रेशियो है वो गड़बड़ हो रहा है। जैसे कि 30:1 का है, 35:1 का, ये NEP 2020 के अंतर्गत है। जो ये शिक्षक अनुपात है वह 30:1 और 35:1 होगा। 35:1 वहाँ पर होगा जो सामान्य क्षेत्र है, जो पिछड़े नहीं हैं, और 30:1 वहाँ पर होगा जो पिछड़े क्षेत्र हैं। अर्थात 30 बच्चों पर एक शिक्षक होगा पिछड़ी जगह में, और 35 बच्चों पर एक शिक्षक होगा जो नॉर्मल क्षेत्र है। बाल श्रम और बाल विवाह के प्रभाव भी हमारे समय में एक चुनौतियां हैं, जो धीरे धीरे अब कम हो रही है। ये हम नहीं कह सकते, सरकार इसमें बहुत सारे कार्यक्रम चला रही है जिसके कारण ये चीज़ें कम हो रही हैं। अब उच्च प्राथमिक में हम बात करते हैं। उच्च प्राथमिक के अंतर्गत क्या है कि पहले प्री प्राथमिक था। प्री प्राथमिक मतलब प्राथमिक के पहले का स्टेज होता है कि जिसमें बच्चा प्रवेश करने जाता है। तो फिर आता है प्राथमिक, फिर उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक क्या होता है? 6 से 8 तक क्लास 6 से 8 तक होता है। इसमें समस्या क्या है? ड्रॉप आउट। मतलब इसमें जो बच्चे 1 से 5th तक आते हैं, जो प्राथमिक स्टेज में आते हैं, प्राइमरी स्टेज में जो आते हैं विद्यालय में, वो यहाँ पे रुक नहीं पाते और क्लास 6 से 8 के बीच में ड्रॉप आउट हो जाता है, निकल जाते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते हैं। ऐसे होते। लिंग भेद विशेषकर ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में होता है और जो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि लड़कियों की शिक्षा के प्रति ग्रामीण परिदृश्य के लोग कम जागरूक हैं। वही बच्चों की शिक्षा पे अगर हम बात करते हैं तो लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लड़कियों की शिक्षा पर कम फोकस करते हैं। उनको लगता है कि बस लड़कियों का काम घर का चूल्हा चौका ही करना है। साइंस और मैथ जैसे विषयों में योग्य शिक्षकों का अभाव, जैसे मैंने पहले ही बात किया था कि विद्यालय में शिक्षकों का ही अभाव है।
और उसके अंतर्गत जो भी शिक्षक हैं उनमें भी मैथ और साइंस के योग्य शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण वह जो विषय है वह रुचिपूर्वक नहीं हो पाता है, बच्चों के अनुरूप नहीं हो पाता है और बच्चों को वह विषय कठिन लगने लगता है। और सीमित डिजिटल संसाधन, ऐसे संसाधन जिसके माध्यम से शिक्षक अगर पढ़ाए तो वह कठिन चीज को भी सरल बना सकता है। अब हम उच्चतर की बात कर लेते हैं, उच्चतर माध्यमिक। जो इसमें क्या होता है कि जैसे आप पिक से भी देख सकते हैं, इसमें विषय के चयन में मार्गदर्शन का अभाव होता है। अर्थात इसमें क्या होता है, बच्चे साइंस साइड जाएंगे, आर्ट साइड जाएंगे तो उनको खुद समझ में नहीं आता, और जब बच्चों को समझ में नहीं आता है वहाँ पे गाइड एंड काउंसलर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो उनका उचित मार्गदर्शन करे। बोर्ड परीक्षा का मानसिक दबाव, ऑलरेडी आपको पता ही है कि यहाँ पर बच्चों को होता है कि 10th हमको पास करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, सेंटर हमारा यहाँ जाएगा, तो ऐसे प्रेशर के ऊपर वो प्रेषित होता है, जिसके कारण वह मानसिक तनाव से जूझता है। सबसे महत्वपूर्ण कोचिंग संस्कृति का प्रभाव। पहली चीज, कोचिंग की ज़रूरत क्या है। अब ये होगा कि कोचिंग की ज़रूरत इसलिए है कि विद्यालय में जो ना समझ में आ रहा हो उसको कोचिंग में समझाया जा सके। ठीक। अब दूसरी चीज ये समझने की जरूरत है कि अगर सारी जरूरतों को कोचिंग ही पूरी कर दे रहा है तो फिर विद्यालय की जरूरत क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका सवाल भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड ही होना चाहिए। तो दोनों चीजें बहुत ज्यादा एक दूसरे से गुथी हुई हैं और वर्तमान समय में कोचिंग संस्कृति का इतना प्रभाव हो गया है कि बिना कोचिंग गए कोई मानता ही नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ भी सकता है। तो एक ये रैट रेस जिसको बोलते हैं वो है कि वो कोचिंग जा रहा है तो हम भी कोचिंग जाएंगे, और जबकि कोचिंग में जाने के कारण बच्चों का जो वो खेलने का समय है, जो उनका बौद्धिक विकास का समय, वो खत्म होता जा रहा है। तो एक ये बहुत समस्यात्मक कथन है, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। उच्च शिक्षा है तो तैयारी की चुनौतियां। अब यहाँ पे आता है कि इस स्टेज में बच्चों की उच्च शिक्षा में कौन कौन सी चैलेंजेस आएंगे, उनको भी समझने की जरूरत होती है। तो ये सब चीजें जो होती हैं ये किसके अंतर्गत है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करते हैं जो एक कुछ समस्याएं जो नॉर्मल होती हैं, सभी स्टेज में आती है, जैसे आर्थिक असमानताएं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि जो अभिभावक होते हैं वो क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न बैकग्राउंड से आते हैं तो उनके जो अभिभावकों की जो समस्याएं होती हैं वो भी भिन्न भिन्न होती हैं। तो उसमें एक कॉमन समस्या होती है आर्थिक असमानता, अर्थात उनके पास पैसे का अभाव होता है, जिसके कारण वो अच्छी जगह या अच्छे विद्यालयों में हम कह सकते हैं अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करा पाते हैं। और ये जो अच्छे विद्यालय, ये भी अपने आप में एक प्रश्नात्मक कथन है कि अच्छे विद्यालय कौन, प्राइमरी या सरकारी। अगर सरकारी अच्छे विद्यालय नहीं है तो सरकारी विद्यालयों को बंद कर देना चाहिए। क्यों हम फालतू को सरकारी टीचरों को पैसा दें, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर प्राइवेट वाले अच्छे विद्यालय हैं तो प्राइवेट को ही बढ़ावा देना चाहिए। हम क्यों सरकारी विद्यालय के नाम पे ये ठगी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जिनको समझना बहुत कठिन है। सामाजिक और सांस्कृतिक रुकावटें। सामाजिक सांस्कृतिक के अंतर्गत होता है कि जिसमें जाति, धर्म, ये चीजें आती। सांस्कृतिक होता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है, हमारी संस्कृति में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है। तो ऐसी ऐसी कुछ चीजें, विडंबनाएं हमारे देश में है। तकनीकी पहुंच की असमानता। तकनीकी पहुंच का मतलब आईसीटी या ऐसे संचार के माध्यम से हम शिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, जैसे दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से हम वहां तक भी पहुंच बना सकते हैं जहां पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित नहीं हुई। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो
पढ़ने के साथ साथ अर्न भी करते हैं, क्योंकि पहली समस्या आर्थिक है, उनके पास पैसे का अभाव है, इसलिए वो पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी संचय कर रहे हैं। उनके लिए भी क्या है, तकनीकी शिक्षा या डिस्टेंस मोड के माध्यम से पढ़ाने से उनकी जो शिक्षा है वो कंटिन्यू हो सकती है। सरकारी योजनाओं का सीमित प्रभाव, अब ये थोड़ा सा कठिन है कि सरकारी योजनाओं का सीमित प्रभाव मतलब सीमित प्रभाव नहीं है, बल्कि हमारी जागरूकता की कमी है। उन योजनाओं को सही तरीके से वहां पर कैसे पहुंचाया जाए, यह भी अपने आप पर एक प्रश्न होता है। हम समाधान की बात करते हैं, समाधान किसी चीज का होता नहीं है, बल्कि हम कुछ बता सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जैसे कि शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, कंटिन्यूअस प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, ताकि वो नई नई चीज़ों से अपडेट होते रहे। जैसे अपने मोबाइल होता है, मोबाइल क्या होता है कि महीने भर में अपडेट वर्जन आता है उसका, कि वो जो पुरानी चीज़ें हो गई हैं वो क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा, इसके माध्यम से हम डिजिटल के माध्यम से हम कई सारी चीज़ों के जरिए उन बच्चों तक सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं, ज्ञान का प्रसार कर सकते हैं। समावेशी पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम जिससे ऐसा वातावरण का निर्माण हो जो समावेशी शिक्षा की, समावेशी समाज की बात करता हो, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य समाज में समाज के साथ रहकर समाज को आगे बढ़ाना है। छात्रवृत्तियों और प्रोत्साहन योजनाओं का विस्तार, ऐसी छात्र योजनाएं जिससे जो होनहार छात्रों को प्रोत्साहित करता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को प्रोत्साहित करता है, ऐसी योजनाओं का और विस्तार किया जाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी, जिसके अंतर्गत हमारे समाज के सभी लोगों को मिलकर इन बच्चों की शिक्षा के संदर्भ में बात करना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष की बात करते हैं तो शिक्षा प्रणाली मजबूत देश के विकास की कुंजी है। अर्थात इसको बोला भी गया था कि अगर किसी देश को बर्बाद करना है तो उसके एजुकेशन सिस्टम को आप नष्ट कर दो, वह देश या वह समाज अपने आप बर्बाद हो जाएगा। बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता, अर्थात देखने का नजरिया एक ही नहीं है, बल्कि और भी डायमेंशन है देखने के, उनके माध्यम से भी हमको देखने की जरूरत है। नीति और क्रियान्वयन के बीच में समन्वय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जो सरकार, जैसे मान लेते हैं NEP 2020, सरकार ने बहुत अच्छी नीति का क्रियान्वयन अगर किया तो ये इस नीति के जो एम थे वो अपने आप में फुलफिल होंगे। बट सरकार ने योजना बहुत अच्छी बनाई, बट इसका क्रियान्वयन जो एक्शन मोड होता है वो बेकार है, तो इस जो ये नीति है वह अपने आप में बेकार हो जाएगी। साथियों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। स्वाध्यायः परमः